Then it is regarding the MSMEs, the evolution. तो अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग की इंडिपेंडेंस से पहले यानी कि आज़ादी से पहले की इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो वहां पर जो रूरल इंडस्ट्री थी, जो आर्टिजन्स थे, वो बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। ठीक है, एंड वो किसके ऊपर डिपेंड करते थे? सिर्फ और सिर्फ जो लोकल रिसोर्सेज होते थे ना, जो लोकल मार्केट्स होते थे, उनके ऊपर ही डिपेंड करते थे। उनके पास किसी भी तरह की एड जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो स्मॉल स्केल सेक्टर था, इसको चलाने के लिए जोर दिया जाने लगा, इसको प्रमोट करने के लिए जोर दिया जाने लगा। लेकिन जो प्रायोरिटीज थी की वो चेंज करती रहती थी विद ईच 5 ईयर प्लान। जो गवर्नमेंट थी वो 5 साल के बाद आती थी, 5 साल का प्लान बताती थी। तो वो जो 5 इयर्स के प्लान आते रहते थे ना, तो उन प्लान्स के साथ इनकी प्रायोरिटीज जो थी वो चेंज होती रहती थी। 1951 में एक एक्ट आया, डेट इज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसने एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया आजादी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से होगी उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। एक फ्रेमवर्क इस एक्ट के अंदर प्रोवाइड हुआ, डेट इज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। क्योंकि ये जो मॉडल था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये किसके ऊपर बेस था? ये बेस था कैपिटल इंटेंसिव हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो यहां पर फिर से जो जोर था वो रूरल इंडस्ट्री के ऊपर नहीं गया, वो किसके ऊपर रह गया? जो हैवी इंडस्ट्री थी उसके ऊपर जोर था। यानी कि जो चीजें मास कंज्यूमिंग हो रही हैं, जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा हो सकती है, इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन जैसे जैसे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो होती गई, वैसे वैसे जो प्रायोरिटीज थी वो भी चेंज होती गई। यानी कि पहले देश की प्रायोरिटी कुछ और थी, समय के साथ जो प्रायोरिटी थी वो भी चेंज होती गई। तो उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसी फोकस था अब किसके ऊपर चला गया? 1977 में रीजनल इम्बैलेंसेस के ऊपर। क्योंकि जब अपने बड़े हब को प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी तो छोटे हब तो दबने शुरू हो गए। ठीक है, तो रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो गए, तो इसके ऊपर जोर आ गया, इसके ऊपर फोकस करने के लिए जोर आ गया। ठीक है, 1977 में। यानी कि किस तरह से जो बड़ी फर्म्स हैं उनको लिंक किया जाए, किस तरह से जो फैसिलिटेशन है की जाए सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में, एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स को किस तरह से जोड़ा जाए रूरल एरियाज के साथ, जिसके तहत जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कहां से शुरू हो? वो रूरल एरिया से आपके पास बेनिफिट आना शुरू हो, वहां से आप सेक्टर्स को ऊपर उठाना शुरू करें, एलिवेट करना शुरू करें। ठीक है, तो ये सारा सेक्टर फोकस किस तरह चेंज हुआ? 1977 से लेकर 1990 तक। लेकिन एक चीज बात ध्यान रखने वाली है कि पूरे टाइम के दौरान यानी कि 1990s तक भी जो गवर्नमेंट थी ना, वो पूरी की पूरी जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती थी उसे कंट्रोल करती थी। एंड किसके थ्रू कंट्रोल करती थी? एक सिस्टम रहता था, डेट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट थी वो कंट्रोल करती थी। ठीक है, गवर्नमेंट ने फोकस करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज देनी शुरू कर दी, लेकिन जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के पास था। फर्दर इसी तरह से हर पॉइंट के ऊपर जो ट्रेड था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, उनके ऊपर भी हर पॉइंट के ऊपर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था। एंड पॉलिसीज को बनाए रखने के लिए ना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, समय समय पर जो कंसेशन थे, सब्सिडीज थी या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होती थी, वो प्रोवाइड करती थी स्मॉल इंडस्ट्रीज को, इनकी प्रायोरिटी को बनाए रखने के लिए। उसके बाद फेज आया डीरेगुलेशन का। तो एक होती है आपके पास रेगुलेटेड इन्वायरमेंट, एक होता है आपके पास डीरेगुलेटेड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चाहे आज की डेट में हम डीरेगुलेशन को क्या मान लेते हैं कि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी में थ्रस्ट देने के लिए बेसिक सी चीज है, लेकिन डीरेगुलेशन से रिलेटेड एक चीज को समझिए कि किस हद तक आपने डीरेगुलेट करना है मार्केट को, किस हद तक आप लिमिट रखेंगे, किस हद तक आप जाने देंगे। ठीक है, तो वो भी चीजें हैं, वो आज की डेट में भी एक कंसर्न है। यानी कि डीरेगुलेशन की क्या लिमिट्स रहेंगी, किस तरह की जो इंटरवेंशंस है वो की जाती रहनी चाहिए, या किन चीजों को लिमिट करना चाहिए एंड किन चीजों में आजादी दी जानी चाहिए, ये आज की डेट में भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो गवर्नमेंट ना दो तरह की रहती है, एक रहती है यूनिटरी गवर्नमेंट, दूसरी रहती है आपके पास फेडरल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या रहता है कि जो पावर्स रहती हैं वो एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड रहती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सभी पावर्स है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के केस में क्या रहता है, ये पावर्स ना लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में भी फर्दर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में भी डिवाइड हो जाती है। तो इंडिया में जो सिस्टम वो यूज होता है ना, वो ना तो फेडरल गवर्नमेंट का है ना यूनिटरी गवर्नमेंट का है। दैट इज द केस ऑफ द क्वासी फेडरल इंडियन सिस्टम। यानी कि कुछ एक जो सिस्टम है वो लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, कुछ एक जो सिस्टम है वो सेंट्रल की पावर्स के हिसाब से चल रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेड क्वासी फेडरल इंडियन सिस्टम। तो क्वासी फेडरल इंडियन सिस्टम का जब भी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है ना, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा उनका भी इन्फ्लुएंस था। ठीक है, यानी कि सेंटर ने कोई पॉलिसी बना दी है इंडस्ट्री से रिलेटेड,
लेकिन उस पॉलिसी के रिगार्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको यहां पर आजादी है कि उसके साथ चेंजेस कर सकती है। ठीक है, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो इसमें नई पॉलिसीज को साथ में शुरू कर सकती है या नई चीजों को शुरू कर सकती है। तो कॉन्सिक्वेंटली जो सेंट्रल के कानून है वो किसके साथ चलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के साथ चलते हैं। यानी कि सेंटर ने कानून बना दिया एंड साथ में स्टेट गवर्नमेंट ने उसके साथ रूल बाइंड कर दिए। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? इससे जो कॉस्ट थी ना बिजनेस करने की वो बढ़ गई, वो इंक्रीज हो गई। जैसे आप ये मानकर चलिए कि कोई चीज इंपोर्ट हुई है बाहर से, तो सेंट्रल की ड्यूटी लग रही है, उसके बाद स्टेट की ड्यूटी भी लग रही है, तो इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? इंपैक्ट यहां तो बिजनेसमैन के ऊपर पड़ रहा है या फिर कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, वही चीज यहां पर भी हुई कि जो कानून था वो सेंट्रल ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रूल लागू कर दिए, तो ये जो स्टेट लॉज एंड रूल्स थे इन्होंने मिलाकर क्या किया, इन रेगुलेशंस ने क्या किया, जो कॉस्ट थी बिजनेस करने की वो इंक्रीज कर दी। लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि इन रूल्स को रेगुलेशंस को हटा देना चाहिए, लेकिन इस हिसाब से चलाना चाहिए कि बिजनेस के ऊपर भी ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े एंड जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है जिसको कवर अप करने के लिए ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, सोशल इंपैक्ट है जिसको करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो भी उसके साथ ही चलते रहे। अगर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें ना, तो उसके हिसाब से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर जो पॉलिसी बना रही है, पॉलिसी गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एंड पोस्ट रिफॉर्म पीरियड यानी कि 1991 के बाद ऐसी बहुत सी रीजनल पार्टीज थी जिनको बीच में डाला गया ताकि इनमें रिफॉर्म किए जा सके, इनको पुश किया जा सके। एंड फर्दर इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो भी सामने आई है, यानी कि जो पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन को लेकर, पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन को लेकर स्टेट गवर्नमेंट भी सामने आई है। पहले क्या होता था, चाहे स्टेट का सब्जेक्ट था एसएसआई, लेकिन जो पॉलिसीज रहती थी, गाइडलाइंस रहती थी, वो यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। ठीक है, तो अब स्टेट लेवल पर जो कमिश्नरेट हैं या जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, वो एमएसएमई के प्रमोशन को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर खुद पॉलिसीज को बना रहे हैं। तो पहले लेवल पर क्या है, जो कमिश्नरेट हैं एंड जो डायरेक्टरेट्स हैं इंडस्ट्रीज के, वो यहां पर एमएसएमई की प्रमोशन को लेकर स्टेट के हिसाब से, स्टेट स्पेसिफिक एमएसएमई की प्रमोशन को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर पॉलिसीज को डेवलप कर रहे हैं। फर्दर हर स्टेट का अपनी पॉलिसीज है, यानी कि क्या क्या इंसेंटिव उन्होंने देने हैं उसके रिगार्डिंग हर एक स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसीज है। फर्दर स्टेट में क्या है, डीआईसीज है। डीआईसीज क्या रहते हैं, दीज आर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जिनका मेन मंतव्य क्या है कि इन्होंने फैसिलिटीज, सपोर्ट फैसिलिटीज एंड सर्विसेज जो है वो इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करवानी है। डीआईसीज के अलावा जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस हैं, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्टेट लेवल में ऑपरेट करती हैं ताकि वो एमएसएमई की डेवलपमेंट को लेकर, प्रमोशन को लेकर उन्हें असिस्ट कर पाए, ताकि एमएसएमई को डेवलप किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा और जो स्टेट लेवल एजेंसीज हैं, जैसे कि स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज होगी, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रीज होगी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन होगी, एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन होगी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होगी, जो कि एमएसएमई को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। एंड साथ ही आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो एमएसएमई है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही है ना, कि गवर्नमेंट ने सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर जोर देना है, उनको साथ में ही लेकर चलते हैं। एमएसएमई जो है उनको साथ में लेकर चलते हैं, यानी कि एमएसएमई इन्हीं पॉलिसीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गवर्नमेंट की जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो क्या कहती हैं कि आपको फॉरेन जो एक्सचेंज है उसका इस्तेमाल इस हिसाब से करना है कि वो सही रहे, यानी कि जो भी आपकी कैपिटल गुड्स हैं, इनपुट्स हैं, उनका इस्तेमाल अच्छे से करना है। फर्दर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, दैट मस्ट बी लेबर इंटेंसिव। क्यों? उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, साथ ही साथ जो पैसा है, इकोनॉमिक पावर है, वो सिर्फ कुछ एक लोगों के हाथ में नहीं रहेगी। तो एमएसएमई की ये सब चीजें तो पूरे करता ही करता है। साथ ही साथ क्या है, ये मोनोपोलिस्टिक जो प्रैक्टिसेस हैं प्रोडक्शन की लेकर, मार्केटिंग के लेकर, उनको भी डिस्करेज करता है। अगर एक एमएसएमई एक स्टेट में एक चीज तैयार कर रहा है, तो ये तो ना उस तरह का एक ही एमएसएमई है पूरे स्टेट में, और भी उस तरह के बहुत से एमएसएमई होंगे जो सेम चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक जो प्रैक्टिस है प्रोडक्शन को लेकर, मार्केटिंग को लेकर, उसको ये डिस्करेज कर रहा है। साथ ही साथ एज आई टोल्ड यू कि एक्सपोर्ट्स में 40% की डायरेक्ट हिस्सेदारी है एमएसएमई की, तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में
नेशन के लिए, देश के लिए वो भी इफेक्टिव है। यानी कि इंपोर्ट यहां पर कम हो रहा है एमएसएमई के केस में, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। साथ के साथ क्या है कि जो एमएसएमई है ना, इसने इस चीज को पॉसिबल बनाया कि अगर एक कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स हैं तो ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है ऐसा ना रहे कि पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में हो रही है। तो एमएसएमई ने इस चीज की जो कंसंट्रेशन थी उसको भी खत्म किया, यानी कि डीकंसेंट्रेट किया इस चीज को कि ज्योग्राफिकल एरिया बेसिस पर इंडस्ट्री ना चले। ओके, तो जो भी सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाना चाहती थी उस पर एमएसएमई खरा उतरती है। लेट अस हैव अ लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स जो एमएसएमई के द्वारा अचीव किए गए हैं। फर्स्ट, इट इज हाई कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो उसमें से कंट्रीब्यूशन जो एमएसएमई की है वो काफी ज्यादा है। फर्दर, इट इज एक्सपोर्ट अर्निंग्स काफी ज्यादा हो रही हैं यूजिंग द एमएसएमईज। फर्दर, इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट काफी कम है, ऑपरेशंस की फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा है, लोकेशन वाइज मोबिलिटी भी है। फर्दर, जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं इस केस में, एमएसएमई के केस में, यानी कि जो रॉ मटेरियल के लिए चाहिए और चीजों के लिए चाहिए वो भी कम है, उनकी कंसेंट्रेशन इंपोर्ट्स की कम है। फर्दर, इट इज रिगार्डिंग द कैपेसिटीज टू डेवलप एप्रोप्रिएट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, यानी कि इंडियन मेड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इसमें कैपेसिटी है। फर्दर, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट है, यानी कि आप जहां पर पहले सामान बाहर से मंगवा रहे थे अब यहां पर आप इंडिया में उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट इसने प्रोवाइड किया है। फर्दर, इसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डिफेंस प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी को इसने डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी में भी जो इसका ऑब्जेक्टिव था इसने अचीव किया है। फर्दर, एक्सपोर्ट मार्केट्स में एंड डोमेस्टिक मार्केट में इसने कंपटीशन दिया है। सो दीज वर सम ऑब्जेक्टिव्स जिनको एमएसएमई के द्वारा अचीव किया गया है। सेम ही समय पर जो एमएसएमई की लिमिटेशन है वो क्या है? पहली है लो कैपिटल बेस, क्योंकि कैपिटल इसमें कम इन्वॉल्व है, तो यहां पर आप उस पैमाने पर इसको नहीं लेके जा पा रहे हैं जिस पर ये होना चाहिए। सेकेंड, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ फंक्शंस इन 1 और 2 पर्सन, जहां पर बड़ी कंपनीज में जो कंसंट्रेशन रहती है काम की वो डिवाइडेड रहती है, लेकिन यहां पर एमएसएमई के केस में जो कंसंट्रेशन है दैट इज लिमिटेड ओनली टू 1 और 2 पर्संस। थर्ड, इट इज इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, चाहे जो एमएसएमई है वो एक्सपोर्ट में अपना सिग्निफिकेंस जो इंपैक्ट है वो डाल रहे हैं, लेकिन जो एक्सपोजर है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को लेकर वो इनएडिक्वेट है, वो कम है। फर्दर, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रूल बेस्ड यहां पर बिजनेस चलाया जा रहा है उस रेजिम के साथ, उस रेजिम को फेस करने के लिए इनएबिलिटी है अभी इसमें। देयर इट इज यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी कम है। एमएसएमई प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, एमएसएमई हर चीज से प्रोडक्ट्स को फर्दर आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इनोवेशन जो है वो यहां पर नहीं है, वो कम है। नेक्स्ट, इट इज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो दीज वर सम लिमिटेशंस जो यहां पर एमएसएमई के केस में एग्जिस्ट करती हैं। तो इन लिमिटेशंस के रहते हुए भी जो एमएसएमई है इन्होंने टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, फर्दर एक्सपोर्ट्स में अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड सभी मेजर सेक्टर्स जो कि इंडियन इंडस्ट्री में है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग को लेकर है, एग्रीकल्चर इनपुट्स को लेकर है, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स को लेकर है, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्रिपल ई है, इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट है, टेक्सटाइल एंड गारमेंट है, लेदर एंड लेदर गुड्स है, मीट प्रोडक्ट्स है, बायो इंजीनियरिंग है, चाहे वो स्पोर्ट गुड्स हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सभी सेक्टर्स में इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, अपने एक सिग्निफिकेंस आउटपुट दी है। एंड ग्लोबलाइजेशन के रिजल्ट से एंड लिबरलाइजेशन के रिजल्ट से, लिबरलाइजेशन किस चीज की? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके ऊपर इंपोज किए जाते थे उसके रिगार्डिंग को जो लिबरलाइजेशन हुई है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जो इंडियन एमएसएमई थे ये एक ट्रांजिशनल पीरियड से पास थ्रू हुए हैं, एक ट्रांजिशनल पीरियड से निकले हैं। नेक्स्ट, इट सेज अ कंसर्टेड एफर्ट हैज बीन मेड, एक एफर्ट यहां पर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो एमएसएमईज हैं इन्हें सपोर्ट किया जा सके, इन्हें प्रमोट किया जा सके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइज्ड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, क्योंकि हमें पता है कि बाहर कंपटीशन जो है वो वेट कर रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड की जब हम बात करते हैं, WTO स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए MSMED एक्ट जो 2006 था वो यहाँ पर सामने आया। तो जो भी यहाँ पर दिक्कतें फेस की जा रही थी MSMED के द्वारा, उन्हें यहाँ पर MSMED एक्ट में रिमूव करने के लिए इसे सेटअप किया गया था। सो इट सेज पहले क्या क्या बॉटलनेक्स आ रही थी, क्या क्या यहाँ पर दिक्कतें आ रही थी MSME को? पहली चीज थी कि जो डोमेस्टिक कंपनीज थी उनके द्वारा जो कंपटीशन दिया जा रहा था, फर्दर
जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनके द्वारा कंपटीशन दिया जा रहा था, उनके लिए सर्वाइव करना। फर्दर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उनके बारे में या तो इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, या फिर जो नॉन फॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस थी जिसके कारण वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। थर्ड इट वाज कि जो इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल मार्केट्स थी उनका एक्सेस बहुत कम एमएसएमईज के पास था। एंड फर्दर मार्केट में अगर फ्लक्चुएशंस होती थी तो उसको लेकर जो एमएसएमईज हैं वो वल्नरेबल थी, उनको काफी ज्यादा दिक्कत रहती थी इस तरह के रिस्क के साथ कोप अप करने के लिए। साथ ही साथ जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा था उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस नहीं थी। तो अगस्त 9, 2005 को एमएसएमई सेक्टर के लिए एक नई पॉलिसी को बनाया गया जिसके तहत पहली बार मीडियम इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया, जो बाद में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 का पार्ट बन गई। एंड जो पैकेज प्रपोज किया गया था दैट इंक्लूडेड, पहली चीज थी कि यहां पर जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स को यहां पर रियायतें दी जाती थी, उसी तरह का जो स्ट्रक्चर था यहां पर अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग लोन बनता है एमएसएमई के केस में तो उसी तरह से उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के रिगार्डिंग फर्दर कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग जो मैकेनिज्म था एमएसएमई के लिए भी बनाया गया जैसा कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए रहता था। सो इसके साथ ही जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं एमएसएमई क्रेडिट फ्लो में उन्हें 20% का एनुअल ग्रोथ मिलने लगा। एंड ये जो सेक्टर को क्रेडिट दिया गया 2009-10 तक ये क्रेडिट डबल हो गया, जितना भी अमाउंट उसको क्रेडिट दिया गया था इससे पहले उसका ये डबल हो गया बाय 2009-10। फर्दर एमएसएमईज टू बी क्रेडिट रेटेड, ताकि क्वालिटी ऑफ जो लोन दिया जा रहा है एमएसएमई को उसको इंक्रीज किया जा सके। तो सिडबी के एसोसिएशन के साथ जो लीडिंग कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इन्होंने समेरा को यहां पर सेटअप किया। समेरा इज व्हाट? समेरा इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी, SMERA, समेरा, ठीक है, जिसके थ्रू जो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है एमएसएमई को उसे इन्हांस किया जा सके। तो एमएसएमई की रेटिंग कौन करेगा? समेरा करेगा, जिसके बेस पर क्रेडिट दिया जाएगा। फर्दर जो कमर्शियल बैंक ब्रांचेस हैं सेमी अर्बन में एंड अर्बन एरियाज में, उन्होंने हर साल कम से कम 5 यूनिट्स को फाइनेंस करना है, ठीक है। तो उसके तहत क्या हुआ, जो क्रेडिट हुआ वो एक बाउंडिंग बन गई बैंक्स के ऊपर एंड क्रेडिट जो था अल्टीमेटली यहां पर दिया जाने लगा। एंड फर्दर ये जो एमएसएमई है दिस इज अ बैकबोन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, बाहर की जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वहां पर भी जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं ये बैकबोन है किसकी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। तो पहले जो स्मॉल स्केल सेक्टर था ये काफी पिछड़े हुए इन्वायरमेंट में काम करता था, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन थी वो ज्यादा थी, जिसके कारण ये इतना खुलकर काम नहीं करना पड़ता था, ठीक है, खुल के काम कर ही नहीं पाता था। लेकिन जैसे जैसे रिफॉर्म्स हुए हैं वैसे वैसे जो रेगुलेशंस थी उनके ऊपर उनको डीरेगुलेट किया गया है, इनको स्टेप अप किया गया है कि ये ग्लोबल मार्केट में उतर सकें। अब ग्लोबल मार्केट में उतरेंगे तो दो चीजें रहेंगी। जब भी हम कोई नई मार्केट में एंटर करते हैं तो दो चीजें रहती हैं। पहली चीज क्या रहती है, आपको नई मार्केट यहां पर एंटर करने के लिए मिल रही है। नई मार्केट मींस नए कस्टमर, बड़ा दायरा होगा जिसमें आप काम कर पाएंगे। सेकंड चीज क्या रहती है, दैट इज द कंपटीशन। अब यहां पर सरवाइव करने के लिए, अगर आपने सरवाइव करना है तो यहां के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ आपको चलना पड़ेगा, उनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो जो दूसरा पर्सन है वो मार्केट को कैप्चर कर लेगा, फर्दर वो आपकी मार्केट को भी कैप्चर कर लेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने आपको अपनी मार्केट में आने की इजाजत दी है तो उसे भी इजाजत है कि वो आपकी मार्केट में भी आ सकता है, ठीक है। तो कंपटीशन भी आता है, साथ के साथ बेनिफिट भी आता है। एंड इंडिया लगातार कोशिशें कर रहा है कि अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करे। तो नए जो यहाँ पर ट्रेड ब्लॉक्स हैं उनको यहाँ पर फॉर्म किया जा रहा है। बहुत सी कंट्रीज के साथ इन्होंने जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट थे वो किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट किए हैं, जिसके थ्रू ये अपने ट्रेड एरियाज को इंप्रूव करना चाहते हैं एंड उनको एडवांटेज देना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस के जरिए इंडियन इकोनॉमी जो है वो और ज्यादा ओपन होती जा रही है, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड की गई है, ठीक है। तो यहां पर एक इस चीज की बहुत ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो ये है कि जो इंडस्ट्री है ना हमारी इस नई सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर पाए, एडजस्ट कर पाए। तो जो नई इंडस्ट्री निकल कर सामने आएगी, इंडियन इंडस्ट्री भी जो नई निकल कर सामने आई वो क्या है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। अब आप एक एग्जांपल लेकर चलिए कि यहां पर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में पहले सिर्फ और सिर्फ लोकल मार्केट है। तो लोकल मार्केट के लिए कंपटीशन किसका हुआ, सिर्फ और सिर्फ इंडियन जो यहां पर डिफरेंट एमएसएमई यूनिट थे उन्हीं का यहां पर क्या हुआ, कंपटीशन हुआ। लेकिन अगर फ्री ट्रेड शुरू हो गया किसी एक कंट्री के साथ, यानी कि फ्री ट्रेड का मतलब क्या है
कि आप उस कंट्री में ट्रेड कर सकते हैं एंड वो कंट्री आपकी कंट्री में ट्रेड कर सकती है। तो इसके साथ अब क्या हुआ, कंपटीशन इंक्रीज होना शुरू हो गया ना, ठीक है। तो इंडियन इंडस्ट्री को इस हिसाब से कंपटीशन को अपनाना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड वो कैसे हो सकता है, जब आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखेंगे, क्वालिटी कॉम्पिटिटिव रखेंगे, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे एंड ग्रो कर पाएंगे। तो एज वी डिस्कस, जैसे हमने बात की थी कि जब भी आप स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जब आप अपने ट्रेड फेयर को इंक्रीज करें, तो वहां पर स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए दो चीजें हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, साथ में आपके लिए चैलेंजेस भी हैं। अपॉर्चुनिटी इस चीज की है कि आपके पास अब एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहां पर आप ग्रो कर सकते हैं, एंड अपॉर्चुनिटी आपके पास चैलेंज इस चीज का है, कंपटीशन का चैलेंज है कि जो इंटरनेशनल कंपटीशन है वो आपके साथ भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो बहुत से जो प्लान्स हैं यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर है, चाहे वो इनोवेशन को लेकर है, चाहे वो क्वालिटी को लेकर है, जिसके जरिए जो एमएसएमई है उसे बढ़ावा दिया जा सके, उसे इंप्रूव किया जा सके। तो इंडियन एमएसएमई की भी अगर बात करें तो ये अपने आप को ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही हैं, ऑर्गेनाइज कर रही हैं। ऑर्गेनाइज किस हिसाब से कर रही हैं, लाइक वाइज 3-4 एमएसएमई या इससे ज्यादा जो एमएसएमई हैं, यानी कि अब एक से ज्यादा एमएसएमई जब मिल जाते हैं आपस में, तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग क्लस्टर। ये क्लस्टर को फॉर्म कर लेते हैं, दीज आर फॉर्मिंग क्लस्टर्स, जिसके जरिए ये अपना जो एक्सेस है उसे फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। अब एक क्लस्टर के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो तो सेम ही रहेंगे, लेकिन क्लस्टर के लिए बेनिफिट क्या रहेगा, एक तो इनमें इंटर फर्म कॉपरेशन हो गई, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। फर्दर जो और बेनिफिट्स मिलने वाले थे एमएसएमई को, वो भी यहां पर बेहतर होकर मिलते हैं, क्योंकि जहां पर सिर्फ 2-3 बंदे एक एमएसएमई को चला रहे थे, अब यहां पर ग्रुप ऑफ पर्संस है जो इस क्लस्टर्स में इन्वॉल्व है। चाहे इंडिविजुअल लेवल पर ये अलग अलग ही काम कर रहे हैं, लेकिन एज एन होल ये एक क्लस्टर की तरह काम कर रहे हैं। फर्दर एज आई टोल्ड यू कि एमएसएमई जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ इंडिया का एक प्राइम सोर्स नहीं है, बाकी कंट्रीज में जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर भी है। जैसे कि जर्मनी में है, तो जर्मनी का जो एमएसएमई यूनिट है, दैट इज मिटलस्टैंड कंपनीज, वो एक की कंट्रीब्यूटर रहा वहां की इकोनॉमी में, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो डिफरेंट कंपनीज थी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थी, उनको सभी को इकट्ठा किया एंड एक एमएसएमई यूनिट बना दिया, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है एक विन एंड विन सिचुएशन रहती है, यानी कि हर केस में जीत ही होगी, कंपनीज के लिए भी एंड जो यहां पर इस तरह की पॉलिसीज को अपनाते हैं